हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट प्रदीप यादव फ्रॉम एग्रीएंस एकेडमी देहरादून। सो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ एग्रीकल्चर। और आज का हमारा सेशन इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका टारगेट है बीएचयू पीजी एंट्रेंस एग्जाम या एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सिस्टम इज, एंड द ऑप्शंस आर मोनोकल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग या क्रॉप रोटेशन। सो गाइस, पहले हम डिस्कस करते हैं इन सभी टर्म्स के बारे में, उसके बाद आपको खुद ब खुद इस क्वेश्चन का आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। पहले हम बात करेंगे मोनोकल्चर के बारे में। सो व्हाट इज मोनोकल्चर? अब देखो, मोनोकल्चर की तरह एक और हमारे पास टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। तो अभी तक काफी स्टूडेंट्स को डाउट है इसके अंदर कि सर व्हाट इज मोनोक्रॉपिंग एंड व्हाट इज मोनोकल्चर, या दोनों में क्या डिफरेंस होता है, हमने दोनों को अलग अलग क्यों डिनोट किया हुआ है। सो पहले बात करेंगे मोनोक्रॉपिंग के बारे में। सो मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रॉपिंग मीन्स क्रॉप। जब भी हम किसी एक लैंड के ऊपर एक सीजन में एक ही क्रॉप की सोइंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। सामने लिखा हुआ है, इफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय वन क्रॉप ड्यूरिंग वन सीजन द क्रॉपिंग पैटर्न वुड बी मोनोक्रॉपिंग। क्लियर? अब मोनोकल्चर क्या होता है? छोटा सा डिफरेंस है मोनोकल्चर के अंदर। इफ द लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय वन क्रॉप ड्यूरिंग वन सीजन एंड द नेक्स्ट सीजन एंड देन अगेन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सीजन, मतलब इसने साफ साफ बोला हुआ है कि जो हमारे पास एक लैंड अवेलेबल है, अगर हम उस लैंड के ऊपर एक सीजन में एक क्रॉप की सोइंग करते हैं तो वो क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग। बट हम उसी लैंड के ऊपर हर सीजन में उसी सेम क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोकल्चर। यानी कि सेम क्रॉप ग्रोन ईयर आफ्टर ईयर एंड द क्रॉपिंग पैटर्न वुड बी मोनोकल्चर। सो छोटा सा डिफरेंस है मोनोक्रॉपिंग और मोनोकल्चर में। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपल क्रॉपिंग। द प्रैक्टिस ऑफ सिक्वेंशियली ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स इन ए सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग वन ग्रोइंग सीजन। जस्ट ऑपोजिट है मोनोक्रॉपिंग का। मोनो में हमने एक क्रॉप की सोइंग की थी, मल्टीपल क्रॉपिंग में सेम लैंड होगा बट हम उसमें 2 से 3 क्रॉप्स की सोइंग कराते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के 4 अलग अलग टाइप्स हैं: इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सिक्वेंशियल और नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, और उसके बाद रिले और ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है? इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा क्रॉपिंग पैटर्न जिसके अंदर हम एक फील्ड में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप की सोइंग करेंगे, बट उनका जो एरिया है उसको हम डेफिनेट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि रोज में हम इक्वल रोज में उस एरिया को डिवाइड करेंगे। सो दैट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम किसी भी एरिया को डिवाइड नहीं करेंगे, हम रैंडमली उसमें क्रॉप्स की सोइंग करेंगे विदाउट डिवाइडिंग एनी रो और विदाउट फॉलोइंग एनी रो पैटर्न। ठीक है? सो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग इन्वॉल्व्स द प्लांटिंग ऑफ 2 और मोर प्लांट्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड विदाउट एनी डेफिनेट रो पैटर्न और फिक्स्ड रेशियो। क्लियर है? हम बिना कोई पैटर्न फॉलो किए उसी एक फील्ड में जब क्रॉप्स की सोइंग करेंगे उसको बोलेंगे मिक्स्ड क्रॉपिंग। बट अगर हम सेम उसी लैंड में हम रोज बना देते हैं, एक क्रॉप की रो, सेकेंड क्रॉप की दूसरी रो, थर्ड क्रॉप की दूसरी रो, देन अगेन फर्स्ट क्रॉप की अलग रो हो जाएगी, तो उस रोज वाले पैटर्न को हम बोलेंगे इंटर क्रॉपिंग। चलिए नेक्स्ट, क्रॉप रोटेशन। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स इन सक्सेशन ऑन ए सेम पीस ऑफ लैंड टू अवॉइड एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल एंड टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड डिजीज। साफ साफ बोला हुआ है इसने क्रॉप रोटेशन के बारे में। डिफरेंट क्रॉप्स की सोइंग करना इज नोन एज क्रॉप रोटेशन। वो क्या हेल्प करते हैं? वो सॉइल को एग्जॉस्ट होने से बचाते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं, पेस्ट और डिजीज। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए हम कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न यूज करेंगे, उसका आंसर क्या होगा? आपका क्रॉप रोटेशन। अब सवाल यहां पे ये है कि क्रॉप रोटेशन कैसे सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करता है। देखो, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम लोग हर सीजन में एक नई क्रॉप की सोइंग करते हैं। ठीक है? सो चेंजिंग क्रॉप्स ऑन ए रेगुलर बेसिस मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकॉज नॉट ऑल द सेम न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड कंटिन्यूअसली इन एवरी सीजन। अगर हम हर सीजन में एक नई क्रॉप की सोइंग कराते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में अवेलेबल है वो सारे न्यूट्रिएंट्स उस एक क्रॉप के थ्रू अवेलेबल किए जाए या उस क्रॉप के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाएं। जितना हम क्रॉप्स को अलग अलग चेंज करेंगे अलग अलग सीजन में, तो वो उतनी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने काम करता है। कई बार हम क्रॉप रोटेशन में लेग्यूम क्रॉप्स को भी इस्तेमाल करते हैं। सो लेग्यूम क्रॉप्स क्या होती है? वो ऑटोमेटिकली सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करती है ड्यू टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो इसलिए क्रॉप रोटेशन। ठीक है? इसका आंसर होगा। अब गाइस देखो, यहां पे एक टर्म यूज हुई, एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल। एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है
सॉइल की एक ऐसी कंडीशन जिस समय सॉइल में एक भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है या बहुत ही कम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, दैट कंडीशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल। और ये कब होता है? जब हम एक क्रॉप में बार बार एक क्रॉप की सोइंग कर रहे हैं, या जनरली हम ये बोल सकते हैं राइस के टाइम पीरियड के अंदर जब आपके फील्ड में राइस की सोइंग होती है, तो राइस इज द क्रॉप विच क्रिएट्स द एग्जॉस्टिंग कंडीशन ऑफ सॉइल। वो सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर लेती है, तो अगली आने वाली क्रॉप्स के लिए कुछ भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो पाते। सो दैट कंडीशन इज नोन एज द एग्जॉस्टिंग ऑफ सॉइल। सो क्रॉप रोटेशन जो है ये इस कंडीशन को अवॉइड करता है, बिकॉज जितना हम क्रॉप्स को रोटेट करेंगे उतना हमारी सॉइल के लिए बेनिफिट होगा उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। क्लियर? चलिए, आई होप सबको समझ आया होगा इन सबके बारे में। सो हमारा क्वेश्चन था फॉर मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एप्रोप्रिएट क्रॉपिंग सिस्टम इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्रॉप रोटेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे न्यूट्रल प्लांट, एंड द ऑप्शंस आर सनफ्लावर, साफ्लावर, मस्टर्ड या ऑप्शन डी लिंसीड। इसका मैं आपको आंसर शो करता हूं, इसका आंसर है ऑप्शन ए, सनफ्लावर। सो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं इन सबके बारे में। एक हमारे पास टर्म होती है फोटो पीरियड या फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है? फोटो मींस लाइट एंड पीरियडिज्म मतलब ड्यूरेशन, पीरियड या टाइम। ठीक है? सो फोटो पीरियडिज्म इज जनरली रिलेटेड टू टू टर्म्स, क्रिटिकल डे लेंथ एंड इंड्यूस फ्लावरिंग। फोटो पीरियडिज्म का मतलब है एक्सपोजर ऑफ प्लांट टू लाइट। एक प्लांट पर अगर हम लाइट डालते हैं तो उस प्लांट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितनी लाइट उसे चाहिए, अगर उसे वो ऑप्टिमम लाइट मिलती है देन इट इज गोइंग टू बी फ्लावर। समझ आया? द रेस्पॉन्स ऑफ पर्टिकुलर प्लांट टू द लाइट इज कॉल्ड एज फोटो पीरियडिज्म। अब देखो, जितने भी हमारे पास प्लांट अवेलेबल है, हर एक प्लांट की अपनी अलग क्रिटिकल डे लेंथ होती है। उस क्रिटिकल डे लेंथ के हिसाब से उन प्लांट्स में फ्लावरिंग होती है। So there are different kinds of plants on the basis of whether they require more light than their critical day length or whether they require less light than their critical day length. मान लेते हैं कि 12 आवर्स का एक प्लांट का क्रिटिकल डे लेंथ है। अगर किसी प्लांट को उस 12 आवर से कम अगर लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, सो दैट इज नोन एज शॉर्ट डे प्लांट। अगर किसी प्लांट को उस क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। सो ये तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स और डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास क्रिटिकल डे लेंथ है हमने अज्यूम किया 12 आवर्स का। अगर किसी प्लांट को उस 12 घंटे से कम लाइट चाहिए और वो उस कम लाइट में फ्लावर हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। क्रिटिकल डे लेंथ हमारा 12 आवर्स का है। अगर किसी प्लांट को उससे ज्यादा लाइट चाहिए फ्लावरिंग करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। और एक होता है हमारे पास डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो इनके एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट डे में इंक्लूड होता है राइस, कॉटन, टोबैको, क्राइसेंथेमम, सोयाबीन एक्सेट्रा। लॉन्ग डे में इंक्लूड होता है रेडिश, लेट्यूस, शुगर बीट, व्हीट। और डे न्यूट्रल में आते हैं हमारे पास टोमेटो, सनफ्लावर, मेज एंड देन पीज। सो जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है, उसका आंसर क्या होगा? सनफ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट सुटेबल सीरियल क्रॉप फॉर पीएच रेंज 4 to 6 इज ऑप्शन ए बार्ले, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी मेज या ऑप्शन डी व्हीट। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी राइस। जो अपलैंड जो हमारे पास राइस होता है उसकी जो पीएच होती है 4 to 6। इंडिकेट द टर्म नॉट रिलेटेड विद द पोटैटो क्रॉप। ऑप्शन ए बल्किंग, ट्यूबराइजेशन, सिल्किंग या ऑप्शन डी सुबराइजेशन। सो गाइस इसका आंसर आई थिंक आपको पता होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विच इज सिल्किंग। सो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बाकी टर्म्स के बारे में, बल्किंग क्या होता है, ट्यूबराइजेशन क्या होता है एंड सुबराइजेशन क्या होता है। सो ट्यूबर बल्किंग इन पोटैटो एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द बल्किंग। बल्किंग का मतलब होता है गेन करना या साइज गेन करना। ठीक है? सो बल्किंग इज बेसिकली ग्रोथ स्टेज इन डेवलपमेंट ऑफ पोटैटो। Bulking is the growth stage in the development of potato. Tuber cell expands with the accumulation of water, nutrients and carbohydrates. सबको पता है कि पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो एक ट्यूबर प्लांट है, उसमें ट्यूबर्स अवेलेबल होते हैं। जब वो ट्यूबर्स अपना साइज गेन करते हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो जब उन ट्यूबर्स का साइज इंक्रीज होगा और वो पोटैटो में कन्वर्ट होंगे, सो दैट कन्वर्जन इज नोन एज द बल्किंग प्रोसेस। क्लियर? ट्यूबर बिकम द डोमिनेंट साइट फॉर द डिपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड मोबाइल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सो जनरली पोटैटो इज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो इसलिए इस प्रोसेस को हमने नाम दिया ट्यूबर बल्किंग। नेक्स्ट एक प्रोसेस है ट्यूबराइजेशन। सो इमेज आपके सामने अवेलेबल है, इसमें 4 प्रोसेस दिखाए हुए हैं। ट्यूबराइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इमेज में हमारे पास प्लांट है जिसमें रूट्स ज्यादा है और पोटैटो का साइज बहुत छोटा है।
सेकेंड इमेज में हमारे पास पोटैटो का साइज इंक्रीज हुआ, उसने बल्किंग की हुई है। थर्ड इमेज में अगेन पोटैटो का साइज कम हुआ, और फोर्थ स्टेज में जो है पोटैटो बिल्कुल गायब हो गया, वहां पर रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अगर हम ये कहें कि हमारा मकसद है पोटैटो का सीड ग्रो करना, ठीक है, फ्रूट ग्रो ना करके सीड ग्रो करना, सो जहां से हमारी पोटैटो की ग्रोथ स्टार्ट हुई रूट से, उसका धीरे धीरे अगेन रूट में कन्वर्ट होना, दैट इज नोन एज ट्यूबराइजेशन। अगर हम पोटैटो को उसके ऑप्टिमम साइज पे हार्वेस्ट नहीं करते और वो धीरे धीरे फिर कन्वर्ट होगा रूट्स के अंदर, तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्यूबराइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें सुबराइजेशन। सुबराइजेशन का मतलब क्या होता है? सुबराइजेशन इज बेसिकली वाइटल प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द पोटैटो ट्यूबर डेसिकेशन। जो पोटैटो के जो ट्यूबर्स है उनको डेसिकेट होने से बचाने के लिए या उनको फटने से बचाने के लिए जो प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सुबराइजेशन। सुबराइजेशन जनरली कन्वर्ट्स द सेल वॉल इनटू कॉर्क टिश्यू, ठीक है। जो प्रोसेस है वो सेल वॉल्स को कॉर्क टिश्यू में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा? बाय द डेवलपमेंट ऑफ ए कंटेंट कॉल्ड सुबरिन। और सुबरिन क्या होता है? सुबरिन इज ए वाटर प्रूफिंग वैक्सी सब्सटेंस विच इज जनरली फाउंड इन द हायर प्लांट्स। सो द कंटेंट सुबरिन, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं सुबराइजेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन जनरल बेस्ट मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन सीरियल क्रॉप इज? ऑप्शन ए ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन बी ब्रॉडकास्ट एंड इनकॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी बैंड प्लेसमेंट, या ऑप्शन डी है पॉइंट प्लेसमेंट। सो इसका आंसर मैं आपको शो करता हूं, ऑप्शन ए ब्रॉडकास्टिंग। अब कुछ लोग कहेंगे सर ब्रॉडकास्टिंग और इनकॉर्पोरेशन भी हो सकता है, सो हम डिस्कस करते हैं ब्रॉडकास्टिंग और इनकॉर्पोरेशन के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग आई थिंक सबको पता है, स्प्रेडिंग फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द फील्ड, हाथ से छिड़काव करना फर्टिलाइजर्स का, हम उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, विच इज जनरली डन फॉर द क्रॉप्स विद डेंस स्टैंड। इनकॉर्पोरेशन क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सॉइल विद ए प्लो और रोटोटिलर बिफोर प्लांटिंग। जब भी हम किसी सॉइल के अंदर प्लांटिंग से पहले, जब भी हम किसी सॉइल के ऊपर कोई ऑर्गेनिक मैटर को स्प्रेड करते हैं, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में मिक्स करने के लिए हम किसी प्लो का या कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इजीली उसमें मिक्सअप हो जाए। सो दैट मिक्सिंग ऑफ फर्टिलाइजर इन द सॉइल बिफोर प्लांटिंग इज नोन एज द इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये छोटा सा डिफरेंस है ब्रॉडकास्टिंग और इनकॉर्पोरेशन के अंदर, तो इसलिए हमारा आंसर उसमें क्या होगा? ओनली ब्रॉडकास्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, excess amount of which of the following nutrients in soil causes iron and zinc deficiency? And the options are nitrogen, phosphorus, potassium, या ऑप्शन डी कैल्शियम। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी फॉस्फोरस, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं फॉस्फोरस की एक्सेस अमाउंट के बारे में, सो इसका प्लांट में जनरली कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, बट इसकी एक्सेस अमाउंट होने की वजह से हमारे जो प्लांट है उसके अंदर आपको जनरली डेफिशिएंसी दिखाई देगी। कौन से न्यूट्रिएंट्स की? जिंक, आयरन और मैंगनीज, और कुछ कंडीशन में ये कैल्शियम को भी इंटरफेयर करता है। सो इसलिए फॉस्फोरस की एक्सेस अमाउंट की वजह से जो डेफिशिएंसी होगी वो होगी जिंक, आयरन और मैंगनीज की। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन द ईयर, आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, ऑप्शन ए 1952, 1985, 1945 एंड ऑप्शन डी 1955। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1952। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज नोन एज सीडीपी वाज स्टार्टेड इन द 1952। अब देखो सीडीपी एक ऐसी स्कीम थी, एक ऐसा प्रोग्राम था जो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली स्कीम थी, ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया विच वाज स्टार्टेड इन 1952। कम्युनिटी की यहाँ पे बात की है, सो ऑब्वियस है अगर इसमें पूछा कम्युनिटी के बारे में, सो कम्युनिटी आई थिंक सबको पता होगा, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द जोग्राफिकल एरिया, सोसाइटी बोल सकते हैं, कम्युनिटी बोल सकते हैं। सो इट वाज ए मल्टी प्रोजेक्ट प्रोग्राम विद द एम ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। इसका एम क्या था कि जितने भी जो रूरल पॉपुलेशन है उन सबका एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने जितने भी हमारे पास जो पॉइंट्स है, जितने भी एस्पेक्ट्स थे, उन सबको एक ही स्कीम में पुटअप किया। तो दिस प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, कॉपरेशन, पब्लिक वेल्थ, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, विलेज एंड इंडस्ट्रीज। मतलब इन्होंने कोई भी फैक्टर को नहीं छोड़ा, जितने भी फैक्टर थे हमारे पास सारे फैक्टर इन्होंने एक ही स्कीम में पुटअप किए। आप जरा खुद ही आइडिया लगाओ, हमारे पास स्कीम एक है और हमने उसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए, एग्रीकल्चर भी, एनिमल हस्बेंड्री भी, कम्युनिकेशन भी, एजुकेशन भी, हेल्थ सेक्टर भी, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी। सो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट होगा फेलियर। फेलियर होने के रीजन क्या कहते हैं सीडीपी के अंदर? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम, बिकॉज इन्होंने सारे पॉइंट्स को एक ही स्कीम में डाला हुआ था।
नई सरकार थी, नए लोग थे, कुछ आइडिया नहीं थे कि कैसे काम करना है, तो उन्होंने एक स्कीम के अंदर सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ये स्कीम जो है एक तरह से फेलियर साबित हुई। नेक्स्ट फेलियर का पॉइंट है इसमें एब्सेंस ऑफ क्लियरली डिफाइंड प्रायोरिटीज। हमने इसमें सेक्टर तो इंक्लूड किए, बट हम कौन से सेक्टर को कितनी प्रायोरिटी देंगे उस चीज का इसमें एब्सेंस दिखा। फेलियर टू इवो पॉपुलर रेस्पॉन्स, ये प्रोग्राम ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया बिकॉज सेम हम पॉइंट इसमें बोलेंगे क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किया हुआ था, सारे सेक्टर्स में इंक्लूड किए हुए थे रूरल डेवलपमेंट के लिए। अनक्वालिफाइड पर्सनल्स, ठीक है, ये भी एक इसमें पॉइंट हो सकता है। लैक ऑफ फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद एक पॉइंट है रिचुअलिज्म। तो इन सारे पॉइंट्स की वजह से हम बोल सकते हैं कि तो सीडीपी जो हमारी स्कीम थी विच वॉज द फर्स्ट स्कीम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज ए फेलियर स्कीम। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज ए, सो फ्लो चार्ट आपके सामने है। कम्युनिकेशन क्या होता है? मैसेजेस को सेंड करना, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को एक दूसरे से शेयर करना। सो बेसिकली कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। ऑप्शन है ऑप्शन ए मेथड, सिस्टम, ऑप्शन सी टेक्निक, या ऑप्शन डी प्रोसेस। सो कम्युनिकेशन इज बेसिकली ए प्रोसेस जिसके थ्रू अपने आइडियाज को, थॉट्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन शेयर करते हैं। डहलिया इज प्रोपेगेटेड बाय ऑप्शन ए कॉर्म्स, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन सी ट्यूबर्स, या ऑप्शन डी सीड्स। सो डहलिया इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय ट्यूबर्स, कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय ट्यूबर्स, बट हम इसमें अदर मेथड भी इंक्लूड करते हैं, जैसे हम इसमें सीड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, टर्मिनल कटिंग्स के थ्रू भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें कमर्शियली लेवल के लिए तो कमर्शियली इट इज प्रोपेगेटेड बाय ट्यूबर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, शुगर प्रेजेंट इन जेली शुड बी 50 to 55%, 60 to 65%, 65 to 70%, या ऑप्शन डी 70 to 75%। आंसर है इसका ऑप्शन बी 60 to 65%। सो जेली बेसिकली क्या होती है? जेली आपका एक ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर पेक्टिन काफी इंपॉर्टेंट है। सो जब हम इसमें शुगर की बात करते हैं तो शुगर इज एडिड अकॉर्डिंग टू द पेक्टिन कंटेंट ऑफ द फ्रूट। ठीक है, पेक्टिन इसमें कितना होगा? 0.5 to 1% हम किसी भी फ्रूट का पेक्टिन ऐड कर सकते हैं। फ्रूट हम कौन कौन से यूज करेंगे जेली मेकिंग के लिए? गुआवा यूज कर सकते हैं, प्लम, करौंदा, वुड एप्पल, पपाया, लोकाट। ठीक है, तो इन फ्रूट्स को हम यूज करेंगे। और सो पीएच की अगर हम बात करें जेली के लिए, सो जेली का पीएच होगा 3.2 के आसपास। सो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जेली के बारे में, आप उनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आम्रपाली इज ए क्रॉस बिटवीन, आम्रपाली इज ए वैरायटी ऑफ मैंगो, सो इट्स अ क्रॉस बिटवीन नीलम इंटू दशहरी, दशहरी इंटू नीलम, रत्ना एंड अल्फोंसो, एंड दशहरी इंटू अल्फोंसो। सो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, ऑप्शन बी दशहरी इंटू नीलम। और आम्रपाली के बारे में सबको पता है कि आम्रपाली इज ए वैरायटी विच इज फेमस फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग विच गिव्स 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर एट ए स्पेसिंग ऑफ 2.5 into 2.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन गुआवा। सो गुआवा फ्रूट इज बोटेनिकली नोन एज ऑप्शन ए ड्रूप, ऑप्शन बी हेस्पेरिडियम, ऑप्शन सी बेरी, एंड ऑप्शन डी पोम। सो गुआवा फ्रूट बोटेनिकली इज नोन एज बेरी। बेरी में हम इंक्लूड करते हैं बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, पपाया, एरिकैनट, डेट पाम। ड्रूप में इंक्लूड करेंगे मैंगो, जामुन, कोकोनट, कॉफी, बेर। हेस्पेरिडियम में आता है सिट्रस, और आपका एप्पल आता है पॉम के अंदर। सो ये ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन है इन सभी ऑप्शंस के बारे में कि कौन कौन से ऑप्शंस में कौन कौन से फ्रूट इंक्लूड करेंगे। सो गाइस एक और छोटा सा पॉइंट आप सभी के लिए कि गुआवा को हमने बेरी में इंक्लूड क्यों किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेरी? मैंगो को हमने ड्रूप में इंक्लूड क्यों किया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूप? सेम एज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेस्पेरिडियम? इनका मतलब क्या होता है? हमने क्यों किसी फ्रूट को नाम दिए हुए हैं? सो इनके ऊपर हम अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इन सबके ऊपर एक अलग से लेक्चर डिलीवर किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज्यादा वोट्स मुझे मिलेंगे इस टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली हम अगला लेक्चर जो है जरूर इस पर डिजाइन करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इन सभी फ्रूट टाइप्स के बारे में कि अगर गुआवा फ्रूट बेरी के अंदर आता है तो बेरी के अंदर हमने गुआवा फ्रूट को क्यों इंक्लूड किया। ठीक है, कोकोनट अगर ड्रूप के अंदर आता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रूप? कौन कौन से फ्रूट्स ड्रूप के अंदर आते हैं और क्या मतलब होता है इस सब चीजों का। ठीक है, सो हम बहुत जल्दी इसका लेक्चर लेके आएंगे, बट उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस पे लेक्चर चाहिए तो हम जरूर इसके लिए लेक्चर डिलीवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट, मैंगो इन्फ्लोरेसेंस कंटेन विच टाइप ऑफ फ्लावर्स? सो दिस इज द मैंगो इन्फ्लोरेसेंस एंड द ऑप्शंस आर मेल एंड हर्माफ्रोडाइट, मेल एंड फीमेल, ऑप्शन सी मेल एंड न्यूट्रल, एंड ऑप्शन डी फीमेल एंड हर्माफ्रोडाइट। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन ए मेल एंड हर्माफ्रोडाइट। So what is hermaphrodite flower?
ए फ्लावर दैट हैज बोथ स्टैमिनेट एंड कार्पेलेट पार्ट्स इज नोन एज हर्माफ्रोडाइट। स्टैमिनेट मतलब मेल विच प्रोड्यूसेस पोलन, एंड कार्पेलेट मतलब फीमेल पार्ट विच प्रोड्यूसेस ओव्यूल। सो किसी भी फ्लावर में अगर दोनों पार्ट अवेलेबल होंगे उसको हम लोग बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर, एंड दिस कंडीशन इज ऑल्सो सीन इन द मैंगो। सो मैंगो हैज द मेल एंड हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। Next, the black hurt of potato is caused due to. This is the symptom of black hurt of potato, and the options are frost injury, high light intensity, lack of oxygen, या option D calcium deficiency. So इसका आंसर है option C lack of oxygen. So अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो के बारे में। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो है क्या चीज, किससे होता है? सो बेसिकली ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज ए डिसऑर्डर नॉट ए डिजीज। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता होगा डिसऑर्डर और डिजीज में क्या होता है। अगर हम बात करें डिजीज के बारे में, सो डिजीज इज ए पर्टिकुलर डिस्टिंक्टिव प्रोसेस इन द बॉडी विद ए स्पेसिफिक कॉज एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। और अगर हम बात करें डिसऑर्डर के बारे में, सो इरेगुलरिटी होना, डिस्टर्बेंस होना या इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस इज नोन एज डिसऑर्डर। सो ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज ए डिसऑर्डर which occurs in the storage conditions when tubers does not receive enough oxygen. So generally ये ऑक्सीजन की कमी से होता है स्टोरेज कंडीशन के टाइम पे, जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इस तरह के सिम्टम्स जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे। द टिश्यू डाइज फ्रॉम इनसाइड आउट एंड टर्न्स ब्लैक एंड स्मेल इज एब्सेंट। ब्लैक लेग डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय ब्लैक लेग डिजीज ऑफ पोटैटो। सो ब्लैक लेग डिजीज जनरली ऑकर्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्टेम। जो नीचे का जो पोर्शन होता है स्टेम का वो ब्लैक कलर का होना स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज नोन एज ब्लैक लेग ऑफ डिजीज। ये किसकी वजह से होता है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। सो ब्लैक लेग डिजीज इज ड्यू टू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिजीज कैन नॉट बी मैनेज्ड बाय क्वारंटाइन? सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न, एयर बॉर्न या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ए बी सी या डी कौन सा इसका आंसर हो सकता है। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं तीनों के बारे में कि सीड बॉर्न, सॉइल बॉर्न और एयर बॉर्न क्या होता है। उसके बाद आप चाहें तो अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो पहले बात करेंगे सीड बॉर्न के बारे में। सीड बॉर्न पैथोजेंस रिजल्ट्स इन द सीड रॉट, सीडलिंग डिके, प्री एंड पोस्ट इमरजेंस मोर्टेलिटीज एंड रिड्यूस्ड सीड साइज। AICRP on millets showed an average annual loss of about 30% in high yielding varieties. So seed borne pathogens हैं वो जो उनके जो रिजल्ट्स आते हैं किसी भी क्रॉप के अंदर, किसी भी सीड के अंदर, उसमें या तो होगा सीड का खराब हो जाना, सीडलिंग का डिके होना या सीड का साइज कम हो जाना। सो सीड बॉर्न पैथोजेंस जो हैं वो यील्ड में अप्रोक्सीमेट 30% का जो रिडक्शन करते हैं, लॉस करते हैं। Soil borne pathogens, these are the tiny organisms like bacteria, virus or fungi that infect plant, root, stems and leaves, and the types of soil borne pathogens are fungus, bacteria, virus and nematodes. अब अगर हम बात करें airborne pathogens के लिए, airborne pathogens के बारे में, so airborne disease are generally spread when the droplets of pathogens are expelled into the air. ठीक है, एयर के थ्रू होने वाली डिजीज क्या होगी? एयरबॉर्न, उसके बाद सीड बॉर्न है, उसके बाद सॉइल बॉर्न है। तो आपको इसका आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिक मैन्योर, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन मैन्योर या ऑप्शन डी मिनरल फर्टिलाइजर्स। सो आई थिंक आप सबको पता है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो छोटी सी डेफिनेशन है इसके बारे में। Biofertilizers is a substance which contains living microorganisms which when applied into the seed, plant surface or soil, they colonize the rhizosphere or the interior of the plant and promotes growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host of the plant. इसने सिंपल सा इसने यहाँ पे ये बोला है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो एक तरह के लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जब भी हम उनको अप्लाई करते हैं किसी भी सीड पे, प्लांट सरफेस पे या सॉइल पे, तो वो उसके राइजोस्फीयर को कवर करते हैं। राइजोस्फीयर समझते हो ना क्या होता है राइजोस्फीयर? देखो लास्ट में जो इमेज है, ये जो रूट वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं राइजोस्फीयर। द एरिया विच इज ऑक्यूपाइड बाय रूट्स इज नोन एज द राइजोस्फीयर। तो जो हमारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं वो राइजोस्फीयर के अंदर जाके सप्लाई को इंक्रीज करते हैं। किसकी सप्लाई को? न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई को, जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं, NPK जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उनकी सप्लाई को इंक्रीज करते हैं जो प्रमोट करते हैं उसकी ग्रोथ को।
So nitrogen fixing biofertilizers are free living, which includes Azotobacter, Anabaena and Nostoc. Symbiotic Rhizobium, and associative symbiotic includes Azospirillum. So this is the very simple information, very basic information of the biofertilizers. सो बायोफर्टिलाइजर्स हैं जो वो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अगर हम उसको अप्लाई करेंगे सॉइल के अंदर तो वो राइजोस्फीयर को, रूट्स को कवर करते हैं। रूट्स के अंदर जितने भी हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं तो वो उनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं। प्राइमरी न्यूट्रिएंट कौन कौन से? एन, पी और के। उनके सप्लाई की वजह से जो प्लांट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है, प्रमोट होती है। सो दिस द फंक्शन ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, यूज ऑफ ट्रैप क्रॉप फॉर मैनेजिंग एन इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन कम्स अंडर द मेथड ऑफ फिजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, मैकेनिकल कंट्रोल एंड ऑटोसाइडल कंट्रोल। सो ट्रैप क्रॉप क्या होता है? हमारे पास एक मेन क्रॉप है, उस मेन क्रॉप को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम उसके बगल में कोई ऐसी क्रॉप लगाते हैं जो उस इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो दैट सेकेंडरी क्रॉप इज नोन एज द ट्रैप क्रॉप। ठीक है, सो ट्रैप क्रॉप क्या होती है? इट इज ए कल्चरल कंट्रोल मेथड। बंची टॉप इन शुगर केन आर कॉज्ड बाय रूट बोरर, शूट बोरर, स्टॉक बोरर या टॉप बोरर। सो बंची टॉप इन शुगर केन आर जनरली कॉज्ड बाय द शूट बोरर्स। पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज द कंडीशन ऑफ ऑकरिंग इन सेवरल डिफरेंट फॉर्म्स। बहुरूपता बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, एक ही जो स्पीशीज है उसकी अलग अलग फॉर्म में उसकी अवेलेबिलिटी होना, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज फाउंड इन राइस गुंदी बग, शुगर केन लीफ हॉपर, option C mustard aphid and option D mango fruit fly. So polymorphism is generally found in the mustard aphids. Aphids are the small sap sucking insect and around 400 of these species are found on the food and fiber crops. और एफिड जो है वो सीरियस पेस्ट है एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों के अंदर। सो दोनों के हिसाब से इसकी बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज है जो वेरी करती है। सो एक ही स्पीशीज की बहुत सारी डिफरेंट फॉर्म अवेलेबल होना, दैट इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म, जो होता है मस्टर्ड एफिड में। सो दीज आर द एफिड्स। Next, plantation of trees on the side of roads, railways is known as community forestry, extension forestry, farm forestry या ऑप्शन डी एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री means any sustainable land use system that maintains or increases the total yield by combining the food crops with the tree crops, that is known as the agroforestry. Farm forestry promotes commercial tree growing by farmers on their own land. जब कोई भी फार्मर अपने खुद के जमीन के ऊपर फॉरेस्ट्री को ग्रो करता है, फॉरेस्ट्री स्पीशीज को ग्रो करता है, सो हम उसको बोलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। एंड फार्म फॉरेस्ट्री वाज फर्स्ट टाइम डिफाइंड बाय द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976। आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं कि फार्म फॉरेस्ट्री वाज डिफाइंड बाय नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर इन 1976 एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री। उसके बाद कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। सो द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर इज नोन एज द कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। अब एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री क्या होता है? तो चलो पहले इसका आंसर शो करता हूं, फिर हम बात करेंगे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के बारे में। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। सो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? टू स्प्रेड आउट, किसी चीज को स्ट्रेच करना है, स्प्रेड करना, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। सो सपोज हमारे पास एक एरिया है, फॉरेस्ट्री एरिया है जहां पे ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज अवेलेबल है, और एक हमारे पास ऐसा एरिया है जहां पे कोई भी प्लांट्स और ट्रीज अवेलेबल नहीं है। हमने अज्यूम किया कि वो एरिया रोड साइड्स हैं या रेलवे ट्रैक्स हैं। सो रोड साइड और रेलवे ट्रैक्स के आसपास जो हम प्लांट्स लगाएंगे, सो जो हमारे पास फॉरेस्ट का जो ऑलरेडी एरिया अवेलेबल है, उस फॉरेस्ट एरिया में से कुछ ट्रीज को ट्रांसफर करना ऐसे एरिया में जहां पे पहले ट्रीज अवेलेबल नहीं थे, हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। जिसका मेन मकसद क्या होता है? टू इंक्रीज द एरिया ऑफ फॉरेस्ट या टू ब्रिंग द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज नोन एज द एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। सो ये जो हमारी डेफिनेशन है कि किसी भी ट्रीज को रोड साइड के अलोंग ग्रो करना या रेलवे ट्रैक्स के अलोंग ग्रो करना, वो भी इसी का ही पार्ट है, क्योंकि वहां पे पहले कोई ट्रीज अवेलेबल नहीं थे, बट हम उस एरिया को ट्रीज के अंदर लाके कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, ट्रीज का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, विच वन इज डोमिनेट कंपोनेंट इन सिल्वो एग्रो पास्चर सिस्टम? ऑप्शंस आर ट्रीज, फील्ड क्रॉप, फॉडर क्रॉप या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो देखो यहाँ पे बात की है सिल्वी एग्री पास्चर सिस्टम के बारे में। सिल्वी कल्चर मीन्स कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज, एग्रीकल्चर, फील्ड क्रॉप एंड पास्चर मैनेजमेंट मींस फॉडर क्रॉप। सो वैसे तो तीनों इसके कंपोनेंट हैं, बट अगर हम बात करें डोमिनेट करने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ट्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, इन इंडियाज ड्राईलैंड्स विच फार्मिंग इज यूज्ड एज ए वे टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी?
ऑप्शन ए एले फार्मिंग, ऑप्शन बी ले फार्मिंग, ऑप्शन सी झूम फार्मिंग, या ऑप्शन डी है मल्टी टायर फार्मिंग। सो गाइस इसका आंसर है ऑप्शन बी ले फार्मिंग। द आइडियल शेप ऑफ शेल्टर बेल्ट इज राउंड, ट्राइंगल, स्क्वायर या डी रेक्टेंगल। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्यों इसको ग्रो करते हैं? देखो आपके सामने इमेज अवेलेबल है, दिस इज द इमेज ऑफ ए शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ट्री का सिस्टम जो अपने आसपास के ट्रीज को शेल्टर और शेड प्रोवाइड करता है। सो जो हमारे पास सेंट्रल ट्री है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है और वो अपनी ज्यादा हाइट की वजह से अपने बगल के दोनों ट्रीज को शेल्टर और शेड प्रोवाइड करेगा। सेम कंसेप्ट अप्लाइज ऑन द रेस्ट ऑफ द ट्रीज। और उसके साथ साथ क्या होता है, ये विंड ब्रेक का भी काम करते हैं एक दूसरे प्लांट्स के लिए। सो द ट्राइंगुलर शेप इज द बेस्ट शेप फॉर द शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, एक और हमारे पास इमेज अवेलेबल है। सेंट्रल पोर्शन हमेशा सबसे हाईएस्ट पोर्शन होगा जो बगल के ट्रीज को शेड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा और साथ साथ में उसके लिए विंड ब्रेक का भी काम करता है। नेक्स्ट, एसिमेट्रिकल माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन थ्रिप्स, टर्माइट्स, वीविल्स या ऑप्शन डी माइट्स। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए थ्रिप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसेक्टिवोरस इन नेचर? कैलोसोब्रोकस साइनेंसिस, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, कोकिनाला सेप्टम पंक्टाटा या ऑप्शन डी राइजोपरथा डोमिनिका। सो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन सी कोकिनाला सेप्टम पंक्टाटा। कोकिनाला इज बेसिकली प्रीडेटर एंड प्रीडेटर मीन्स एनी एनिमल दैट नेचुरली प्रेज ऑन द अदर्स। सो इसलिए इसका आंसर होगा कोकिनाला सेप्टम पंक्टाटा विच एक्ट एज ए इंसेक्टिवोरस इन नेचर। मस्टर्ड सॉफ्लाई बिलोंग्स टू ऑर्डर डिप्टेरा, डिक्टियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा या ऑप्शन डी न्यूरोप्टेरा। सो मस्टर्ड सॉफ्लाई बिलोंग्स टू हाइमेनोप्टेरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्लास इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा? सो इसका आंसर आई थिंक सबको पता होगा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया, डेप्लोपोडा या इंसेक्टा। इसका आंसर है ऑप्शन डी इंसेक्टा। सो गाइज आज के लिए इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।